आज तक स्टोरीज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 68 इक़सात सुन चुके हैं। अब किस्त 69 मुलाहिज़ा फरमाएं। शादातपुर में पकड़ा जाए तो हंगामी तौर पर सरगर्मियां मौकूफ करके हिफाजती इक़दाम शुरू कर दिए जाते हैं। ये नाम या अल्फाज पाकिस्तान के किसी भी शहर के हवाले से सुने जा सकते हैं। इसे खोल तो सुल्तान शाह। मैंने लम्हा भर सोचने के बाद उर्दू में कहा, और जब सुल्तान शाह कुछ न समझने वाले अंदाज में उसकी बंशें खोलने लगा तो मैं अंग्रेजी में अल्बर्ट से मुखातिब हो गया। बुरे वक्त ही में दोस्त और दुश्मन की पहचान होती है। हम तुम्हारे हाथ पैर खोल कर तुम्हें इसी कमरे में बंद कर देंगे। उम्मीद है कि हमारे जाने के बाद तुम कोई राह निकाल लोगे और शुगर कोई न हमारे बारे में अपनी राय मुस्बत तौर पर बदलने की कोशिश करेगी। तनख्वाहदार या महकूम दोस्त कभी नहीं हो सकता। उसने कहा, वो फरमाबरदार होता है या बागी और गैर मुतल्लका बातों को जानने की कोशिश बेबगावत का मुतरादिफ होती है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा मतलब समझ रहे होगे। वो जो कुछ कह रहा था दुरुस्त ही कह रहा था, लेकिन मेरे पास भी कोई मुतबादल रास्ता नहीं था। मीरा लाइट के दिल में मेरी तरफ से कदरे मुसालिहाना जज्बात पैदा हुए थे और मैं उनसे फायदा उठाना चाहता था। उस पूरी कार्रवाई से मेरा मुद्दा फक्त इतना था कि वीरा से दोबारा कभी सामना हो तो वो मुझे बेदरिक कत्ल करने पर न तुल सके। उसे एक बार तो सोचना ही पड़ता कि जो शख्स अहम मालूमात हासिल करने के बावजूद न तंजीम को नुकसान पहुंचा रहा है, किसी को ब्लैक मेल कर रहा है और ना ही वो किसी तरह उनके लिए नुकसानदेह है, तो वो बागी कैसे हो सकता है। पहले के खूनरेज और तबाहकुन वाकयात के बारे में वो खुद ये नतीजा अखज़ कर चुकी थी कि एटू मेरी दुश्मनी में अंधा होकर तंजीम के तयशुदा रास्तों से मुनहरिफ हो गया था और उसी जुर्म की पादाश में शुगर कोई ने खुद उसे गोली का निशाना बना दिया था। मौजूदा हालात में मक्कारी और फरेब से काम लिए बगैर बदतरीन वार करना नामुमकिन नजर आ रहा था। गाड़ी कौन सी है तुम्हारे पास? मैंने सुल्तान शाह से पूछा। गाड़ी? उसने हैरत से दुहराया। मैं तो शुरू ही से तुम दोनों के पीछे मर्सिडीज के पिछले पायदान में छुपा हुआ था। शायद उस मरदूद कालिए ने मुझे गाड़ी से निकलते देख लिया था, वरना उस वक्त बसात ही कुछ और होती। हमें वापसी के लिए सवारी दरकार है, मैंने अल्बर्ट से कहा। वो जवाब दिए बगैर पुरतशवीश निगाहों से मेरी तरफ देखता रहा। सुना नहीं तुमने? मैंने तवक्कुफ के बाद उसे टोका। सुन लिया, मगर ये सोच रहा हूं कि तुम में क्या खूबी है जो शुगर क्वीन तुम्हें ढील दे रही है। वो तो जज्बात से आ रही अंदाज में मौत का खेल खेलने के लिए मशहूर है। तुम भूल रहे हो कि वो मक्काराना अंदाज में अचानक भाग न निकलती तो इस वक्त तुम्हारे ही साथ में दस्तों पापड़ी होती। मैंने तंजिया लहजे में कहा, वरना उसने तो मुझे चूहेदान में फांस ही लिया था अपनी धनिष्ठ में। वो यूं हंसा जैसे मैंने कोई अहमकाना बात कह दी हो। वो चाहती तो बाहर निकलते ही सिर्फ एक बटन दबाकर इस इमारत को मलबे के ढेर में तब्दील कर सकती थी। इस इमारत में सैकड़ों पोर्ट बारूदी सुरंगें पोशीदा है जो एक रिमोट कंट्रोल स्विच के इशारे पर तबाही मचा सकता है। अब तक धमाकों का ना होना इस बात का सबूत है कि उसे तुम्हारी मौत से ज्यादा इस इमारत की सलामती अजीज है। उसे तबाह करना तो इशारे की बात है, लेकिन बनाने के लिए बरसों की मेहनत दरकार होगी। इस इलाके में हमारा ताकतवर तरीन मरकज है। उसके इंकिशाफ से मुझे जहनी झटका जरूर लगा, लेकिन मैंने उसका इजहार न होने दिया। यह सब बताकर तुम हमें किस मकसद के लिए मरूब करना चाह रहे हो? मैंने दुरुस्त लहजे में सवाल किया। शुगर क्वीन की पहलूदार शख्सियत से वाकिफ होने के बाद मरूब तो तुम खुद ब खुद हो जाओगे, वो बोला। लेकिन कोहले की हड्डियों और पेशानी की चोट के बावजूद मेरे साथ मजमूई तौर पर तुम्हारा रवैया माकूल रहा है, इसलिए मुझे तुम पर तरस आ रहा है। मेरा मशवरा है कि मुझे यहाँ बंद करके पैदल ही किसी तरफ चल पड़ो। थोड़ी सी मुशक्कत के बाद कोई ना कोई सवारी मिल ही जाएगी। शायद तुम इस ख्याल में हो कि तुम ताउन नहीं करोगे तो हम यहाँ से कोई गाड़ी ना ले जा सकेंगे। मैंने उसीले लहजे में कहा, यहाँ 2 गाड़ियां हैं, चाहो तो दोनों एक एक ले जाओ। चाबियां मैं खुद तुम्हारे हवाले करूंगा। बस ये याद रखना कि इन दोनों गाड़ियों में भी रिमोट कंट्रोल बम नस्ब है। इंजन बेदार होते ही शुगर क्वीन को अपने रिमोट कंट्रोल यूनिट पर इशारा मिल जाएगा और वह फौरन सूरत हाल का अंदाजा लगा लेगी, क्योंकि मुझे तो बगैर इजाजत इस इमारत से निकलने की ही ममानत है। ख्वाह गिरदोनवा में तोपे ही क्यों न चलने लगे। फिर वो बस इतना इंतजार करेगी कि तुम इस यूनिट से महफूज फासले पर चल जाओ। उसके बाद वो उंगली के इशारे से कार समेत तुम्हारे चीथड़े उड़ा देगी। शायद वो दुरुस्त ही कह रहा था, क्योंकि उसके पास अब झूठ बोलने के लिए कोई सबब नहीं रहा था। फिर वो लोग इतने गए गुजरे भी न थे कि महज एक गाड़ी की आर्जी चोरी पर उसे सूली चढ़ा देते। लेकिन यह बात मेरे हल्क से न उतर सकी कि जब अल्बर्ट का पेशगी इजाजत के बगैर बाहर निकलना सख्ती से मना था, तो वहां रिमोट कंट्रोलर 2 गाड़ियों की मौजूदगी क्या मानी रखती थी। उसका सबब तो बड़े ही जाने। मेरा सवाल सुनकर उसने कहा, वैसे कुछ अरसा कबल एक गाड़ी शहर में तबाह की गई थी। उसकी डिक्की में उस यूनिट के कुछ आलात मुरम्मत के लिए लाए जा रहे थे कि रास्ते में डाकू और असलहा की तलाश में सरगर्दा पुलिस पार्टी ने उसे रोक लिया और पीछे आने वाले मुहाफिज ने रिमोट कंट्रोल का बटन दबाकर ड्राइवर और आलात समेत कार तबाह कर दी। कुछ पुलिस वाले भी जख्मी हुए थे। क्या वीरा अक्सर यहाँ आती रहती है? आती तो है, हफ्तों जमी रहती है, फिर महीनों उसका सुराग नहीं मिलता। इस ख्याल में भी ना रहना कि कभी तुम दोबारा उसे यहाँ घेर सकोगे।
जब आओगे किसी खूनखार मुहाफिज का सामना करना पड़ेगा। एडी का नेमुल बदल किसी भी वक्त जगह संभाल सकता है। गनीराम के बारे में अब तुम किस किस को मुतल्ला करोगे? मेरा ख्याल है कि तुम गैर जरूरी सवालात करके अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। वो मुझे घूरते हुए खुश्क लहजे में बोला, मैं तुम्हारी हमदर्दी का जरूरत से ज्यादा मुआवजा अदा कर चुका हूँ। शुगर को इन शिकस्त के नाम से नाचना है। उससे बेहतर कि वो तुम्हारी तलाश में लौटे। तुम्हें यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। मुझे उसकी याद दिलाने पर एकदम होश आ गया। हम वाकई बहुत ज्यादा वक्त गुजार चुके थे और यह ताखीर हमें महंगी भी पड़ सकती थी। अल्बर्ट को कमरे में बंद करने के बाद मैंने सुल्तान शाह को पैदल वापसी की खबर सुनाई तो उसने यूं बुरा सा मुंह बनाया जैसे उसके हल्क में कोई कड़वी गोली फंस गई हो। अव्वल तो ये साहिली इलाका बिल्कुल वीरान और गैर इबाद है, फिर आगे इन लोगों की आबादी है जिनके घरों में सिर्फ एक कार की मौजूदगी मफलूकुल हाली की अलामत समझी जाती है। गुजरने से पहले शायद ही हमें कुछ सवारी मिल सके, किसी से लिफ्ट ले लेंगे। मैंने उसे नकासी के रास्ते की तरफ खींचते हुए कहा, इतनी रात गए तो तन्हाई के मुतलाशी जोड़े भी तन्हाइयां निचोड़ कर अपने अपने घर जा सोए होंगे। कोई गाड़ी नजर भी आई तो वीरा लाइट के मर्सिडीज के अलावा कोई और ना होगी। शायद उसके दिमाग पर नींद सवार हो चुकी थी, लिहाजा मैंने उसके मुंह लगना मुनासिब न समझा। लेकिन मैं सोच रहा था कि हमने वहां इतना वक्त जाया किया था कि शायद शुगर क्वीन को अपने आदमी वहां भेजने की मोहलत मिल गई हो। वैसे तो उस जेर तामीर तारीक इलाके में जा बजा ऐसे टीले और नीम तामीर शुदा ढांचे मौजूद थे कि उनमें सैकड़ों की नफरी हो सकती थी। लेकिन मेरा अंदाजा था कि शुगर क्वीन ने हमें घेरने के लिए तादाद के बजाय किसी बासलाहियत आदमी को भेजा होगा जो अपनी पूरी जहनी तवानाइयां इस्तेमाल करके उस नतीजे पर पहुंचा होगा कि हम फरार के लिए चोरों की तरह पिछला रास्ता इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा मैंने सामने के फाटक से निकलने का फैसला कर लिया। तुम्हारे साथ काम करने में बस यही एक खराबी है कि अपने साथ दूसरों को भी सूली पर लिए फिरते हो। वो मुझे फाटक की तरफ बढ़ते देखकर फिर नहाते हुए लहजे में बोला, तुमसे तो मौत भागती है, मुझे भी मौत मरवा दोगे। मैं इस बार भी खामोश ही रहा। फिर हम दोनों बखैर आफियत उस खौफनाक इमारत से बाहर निकल गए जिसकी बुनियादों में बारूद की भारी मिकदार पोशीदा थी। बाहर एक तरफ साहिली दीवार से दूर रेत पर दम तोड़ती हुई मौजों का से भी शोर गूंज रहा था और दूसरी तरफ सड़क पर दूर तक तारीकी और सन्नाटे का राय था। जब तक हम उस इमारत के अहाते की दीवार से आगे न निकल गए मैं बहुत चौकन्ना रहा। फिर हम दोनों ने कदर दुश्वार गुजार लेकिन महफूज रास्ते पर दौड़ लगा दी। शुगर क्वीन से पहले तसादुम की वो रात शायद मैं कभी ना भूल सकूंगा जब हस्बत वो को आबादी के बजाय महफूज रास्ते की तलाश में हम काफी दूर तक गलत समत में ही भागते चले गए। जब हस्बत वो को आबादी के बजाय अचानक ही समंदरी दलदल नुमार रेत में जूते धनसने लगे तो मैं भुखला कर रुक गया। तारों की छांव में हमारे तीन इतराफ में होलनाक वीराना और चौथी समत में समंदर ठाठे मार रहा था और कुछ अंदाजा ना था कि किस तरफ रुक करके हम आबादी में दोबारा दाखिल हो सकेंगे। फिर मुझे ख्याल आया कि कराची में साहिल आबादी से कहीं भी इतना दूर नहीं है कि वहां से शहर की रोशनियां नजर ना सके। लिहाजा इम्कान यही था कि हम किसी बड़े नशीब में जा घुसे थे। यह ख्याल आते ही मैं उस समत में हो लिया जिधर ऊपर जाती हुई ढलान महसूस हो रही थी। सुल्तान शाह ज़ेर लब बुड़बड़ाता हुआ मेरे पीछे हो लिया। वो इस कदर बेजार नजर आ रहा था कि उसने मुझसे मेरी किसी कार्रवाई के बारे में सवाल करने की सहमत नहीं की थी। आखिरकार उस मवासलाती यूनिट से फरार के तकरीबन 1.5 घंटे बाद हमें शहर की रोशनियां नजर आने लगी जो कोरंगी रोड की आकाशी कर रही थी। उस वक्त तक आसमान पर भी कदरे सफेदी नमूदार हो चली थी और कहीं कहीं फिजा में सहर खेज परिंदों की इक्का दुक्का चहकार भी सुनाई देने लगती थी। रास्ता नजर आ ही गया है, क्यों न थोड़ी देर यहाँ आराम कर लें। सुल्तान ने तकान आलूद लहजे में कहा, शायद नसीम सहरी के झोंके थपक रहे हैं तुमको। नसीम सहरी? वो जले भुने लहजे में बोला। ऐसे हालात से शायरों का वास्ता पड़ जाता तो शायरी में दूर दूर तक नसीम सहरी का जिक्र ना मिलता और तुम्हें शायरी सूझ रही है। क्या तुम वाकई थकान महसूस नहीं कर रहे? उसके पलकें आंखों पर झुकी पड़ रही थी। मैं भी इंसान ही हूं, लेकिन हम जहां भी सस्ताने के लिए रुके ही रह जाएंगे। फिर सूरज की तेज किरणें ही हमें नींद से बेदार कर सकेंगी। मैंने नासेहाना लहजे में कहा। ये मैं भी जानता हूं, वो चिढ़कर बोला, लेकिन दिन अगर निकल भी आया तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। शायद तुमने अपनी और मेरी हेज कज़ाई पर गौर नहीं किया, वरना ये सवाल न करते। मैं चाहता हूं कि हम उजाला फैलने से पहले घर पहुंच जाएं। दिन निकल आया तो लोग हमें मरीख से आई हुई कोई खलाई मखलूक समझेंगे और आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे। ये सब बेसूद नजर आ रहा है। बुकताई हुए लहजे में बोला। मुझे महसूस हो रहा है कि शुगर क्वीन तुम पर गालिब आने लगी है। अगर उसी से मिल बैठना है तो इतना हलकान होने की क्या जरूरत है। 2-4 दिन उसकी मर्जी के मुताबिक वहीं पड़े रहते और वो अपना इत्मीनान करने के बाद तुम्हें दोबारा कोई अहम मनसब सौंप देती। तुम अंग्रेजी नहीं समझते, वरना अल्बर्ट के अल्फाज तुम्हारे कान खोल देते। मैंने मुलामत अमेज लहजे में कहा। ए टूकी अमागती अपनी जगह अटल थी और उसे शुगर क्वीन ने ठिकाने लगा दिया, लेकिन वो मेरी भी हमदर्द नहीं है। वो मुझे घेर रही है और मैं उसे चकमा दे रहा हूँ। जहां तक मैं समझ सका हूं कि लोग हर कीमत पर गजाला पर हाथ टालने के लिए बेचैन हैं। शायद वो समझते हैं कि जो कुछ मैं जानता हूं वो गजाला के भी इल्म में है। मुझे ढील देकर वो चारा बनाना चाह रहे हैं।
वरना शुगर क्वीन मुझे आज रात ही ठिकाने लगा सकती थी। सड़क तक पहुंचने तक मैं उसे उन वाकयात से आगाह करता रहा जो उसके इल्म में नहीं थे, और वो गलूदा ज़हन के साथ हूं हां करते हुए नींद भगाने की कोशिश करता रहा। उन लोगों के लिए एटू की मौत की खबर नाकाबिले यकीन साबित हुई। कर्नल उस ख्याल से बगले बजाने लगा कि एटू हमारे हमले में मारा गया होगा, लेकिन जब मैंने उसकी तौसीह की तो सब तहय्युर ज़दा रह गए। एटू उनकी निगाहों में तंजीम का करता धरता था, और उसके मौत का मतलब तंजीम की बर्बादी हो सकता था। शुगर क्वीन के किरदार की तफसील सामने आते ही बेशुमार सवालात उठ खड़े हुए, लेकिन मैंने उस मामले को तूल दिए बगैर वहीं खत्म कर दिया। इस मीटिंग में जहांगीर की बीवी सलमा के अलावा सभी लोग मौजूद थे। सलमा को गजाला ने रात के दूध में ख्वाब और दवा मिलाकर दे दी थी, इसलिए वो बेखबर सोई हुई थी, वरना जहांगीर को जख्मी देखकर एक हंगामा खड़ा कर देती। जहांगीर की पिंडली पर गोली का जख्म आया था, फिर कदरे बुलंदी से गिरने के नतीजे में बदन पर भी खराशें आई थी। उसके अलावा हर एक महफूज था। मैंने शुगर क्वीन पर बहस को आगे नहीं बढ़ाया था, लेकिन हर चेहरे पर छाई हुई फिक्र अंगेज संजीदगी से जाहिर हो रहा था कि सब उसी के बारे में सोच रहे थे। अभी तक एटू की जात हमारी मुहिम का मरकज रही थी, लेकिन कामयाबी का मरहला करीब आया तो एक बेवकत मोहरे की तरह पीट दिया गया, और अब सारे मामलात पर शुगर क्वीन हावी नजर आ रही थी। आज रात वहां बड़े पैमाने पर खून रेजी हुई है, जहांगीर ने गंभीर लहजे में कहा, और मैंने उसकी बात काट दी। जाहिर है कि हम वहां मिठाई बांटने की नीयत से तो नहीं कहते, पूरी बात सुने बगैर ना बोला करो। उसने चिड़चिड़े लहजे में कहा, मेरा मतलब था कि वो लोग इस संगीन वाक़े को सरसरी तौर पर नजरअंदाज न कर सकेंगे। वहां सभी लोग मौजूद थे। मेरी अदम मौजूदगी से यह नतीजा अखज़ कर लिया जाएगा कि मैं भी दूसरे कैंप से जा मिला हूँ। ऐसी सूरत में मेरी पोजीशन क्या होगी? तुम बेखौफ होकर अपनी जगह संभाल सकते हो, मैंने पुरस्कून लहजे में कहा। शुगर क्वीन दरमियानी इक़दामात के बजाय आखिरी नताइज पर निगाह रखती है। उसे तुम्हारी और रक्षी के बारे में कुछ मालूम नहीं है, तो सादम की खबर आम होते ही शायद रक्षी भी तुमसे राब्ता कायम करेगी। उसे भी बता देना कि पुरानी बाजी उलट चुकी है, नए खेल में वो फिर अपनी जगह ले सकती है, लेकिन हमें हदायत किससे मिलेंगी? इंतजार करना होगा, किसी न किसी को तो मरने वाले की जगह लेने के लिए भेजा ही जाएगा। यानी चक्कर खत्म होते होते फिर चल पड़ेगा। कर्नल ने पूछा, खत्म कहाँ, ये तो चल ही रहा है। मुझे पहले से इसके आसार नजर आ रहे थे। मुल्क में हीरोइन का कारोबार हो रहा है, ये एक खुली हकीकत है। कर्नल बोला, हमारे इंसदादी कवानीन खासे नाकिस हैं, फिर राजदारी के लिए बड़े पैमाने पर खून रेजी मेरी समझ से बाहर है। अभी कुछ दिनों तक हमें हीरोइन के मामले से अलग थलग रहना होगा। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, इस कारोबार में कहीं कोई रखना अंदाजी नहीं की जाएगी, ताकि मैं मामलात की तह तक पहुंच सकूं। यानी ये लोग हीरोइन के अलावा किसी और धंधे में भी मुलव्विस हैं? कर्नल ने सवाल किया। हो सकता है कि मेरा अंदाजा गलत हो, मैंने मोहतात लहजे में कहा, लेकिन फिलहाल शुबहात मौजूद है। जहांगीर के जख्मों की ड्रेसिंग हो चुकी थी, लिहाजा वो कमरे में चला गया। सुल्तान शाह ने आते ही बिस्तर की राह ली थी। जब हम तीनों बैठे रह गए तो कर्नल बेआराम सा नजर आने लगा। शायद वो खुद को कबाब में हड्डी महसूस कर रहा था, लेकिन आदमी वज़ादार था। किसी माकूल उज़र के बगैर मुझे और गजाला को तनहा छोड़ना कसरे शान समझ रहा था। इधर उधर की बातें करते हुए मैंने चौंकने की अदा करते हुए अचानक ही कहा, यह आवाज़ कैसी थी? आवाज़? कर्नल के कान खड़े हो गए। मैंने तो नहीं सुनी। गजाला मुश्किल अपनी मुस्कुराहट को लबों पर फैलने से रोक सकी थी। कोई मुबहम से निस्वानी आवाज़ थी। मैंने सरगोशाना लहजे में कहा, ओह, शमा सोते में बुड़बुड़ाने लगती है। कर्नल गहरा सांस लेकर बोला, मैं उसे देखता हूँ, अब सुबह ही मुलाकात होगी। क्या वाकई कोई आवाज़ आई थी? कर्नल की जाते ही गजाला ने अपनी बड़ी बड़ी शौक निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज कर दी। कान बज रहे थे, लेकिन तुम्हारे डैडी ने जवाब भी फराहम कर दिया। मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आप उनकी मौजूदगी में खुलकर बात नहीं कर रहे थे। शायद आज हालात ने कोई गैर मुतवक्के करवट ली है, जिसका अंदाजा दूसरे नहीं लगा सके। वह संजीदा लहजे में बोली, क्या तुम यकीन करोगी कि एटू की तरह शुगर क्वीन भी तुमसे मिलने के लिए मुस्तरिफ है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और वह मेरी जुबान से इंकशाफ सुनकर हैरान रह गई। आखिर क्यों? ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं? उसने पुरतशवीश लहजे में कहा, इस सवाल की कलीद तुम्हारे पास है। जहां तक आम बातों का ताल्लुक है, तुमसे ज्यादा मैं जानता हूं, और अगर वो मेरे साथियों को चुन चुन कर मारने की फिक्र में होते तो उनकी फहरिस्त में सुल्तान शाह का नाम तुमसे पहले आना चाहिए था। वर्षे से उनकी निगाहों में है। काफी सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि एशियन सिंडिकेट लिमिटेड में इंटरव्यू के दौरान कोई ऐसी बात तुम्हारे सामने आ गई है जिसे वो हर कीमत पर पोशीदा रखना चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि तुम उस बात को फरामोश कर बैठी हो। वहां जो कुछ हुआ वो मैं मनो अंधुरा चुकी हूँ। उसने अपनी सफाई पेश करते हुए मुदाफाना लहजे में कहा, मामूली इंटरव्यू से हटकर कोई ऐसी बात या चीज नहीं थी जिस पर मेरी तवज्जो मबसूल होती। हाँ, आप ये भी तो कह रहे थे कि ये लोग हीरोइन के अलावा किसी और धंधे में भी मुलव्वस हैं। इसकी क्या वजह थी? इन जैसे ज़हीन लोग बहुत कम दुश्वारियां मोल लिए बगैर अपना हीरोइन का काम जारी रख सकते हैं, लेकिन उनके गोरख धंधे बहुत पेचीदा हैं। बहरी मवासलात है और जदीद तरीन लासिल की राब्तों से ये कोई और ही काम ले रहे हैं।
यानी हीरोइन का बखेड़ा महज तवज्जो दूसरी तरफ मबसूल करवाए रखने के लिए। यह भी नहीं कहा जा सकता मुमकिन है कि मंशियात की तिजारत के जरिए किसी और मकसद के लिए सरमाया हासिल किया जा रहा हो। मौजूदा दौर में यह पैसा कमाने का सहल तरीन जरिया है और इसकी पुष्ट पर शुगर क्वीन का दिमाग काम कर रहा है। उसने तायद तलब लहजे में सवाल किया। शुगर क्वीन की हैसियत में वीरा लाइट बहुत अहम मकाम रखती है, लेकिन मेरे जहन में जिमी लाइट का नाम खटक रहा है। उसे वीरा ने मेरे लिए शजरा ममनू करार दिया है, जबकि वो लाइट्स कार्टेज से तंजीम का ताल्लुक महदूद पैमाने पर तस्लीम करती है, लेकिन उसका इजरार है कि वहां कोई गैर कानूनी काम नहीं होता। मुझे तो यूं मालूम हो रहा है कि सिरा हाथ आते आते डोर फिर उलझ गई है। लाइट्स कार्टेज के कुर्बो जवार में आपके और सुल्तान शाह के साथ जो कुछ हुआ वो कानूनी तो करार नहीं दिया जा सकता। मैंने रनिस्ता ये सवाल नहीं छेड़ा क्योंकि उससे उलझना नहीं चाह रहा था। बात फिर वहीं आ जाती है कि तुम उनके लिए क्यों इतनी अहमियत इख्तियार कर गई हो। शायद आने वाले हालात ही इस पहलू पर कुछ रोशनी डाल सके, उसने मायूसाना अंदाज में कहा। मेरा तकान से जोड़ जोड़ हिल गया था और मैं अब कुछ देर आराम करके खुद को आइंदा पेश आने वाले वाकयात के लिए तैयार करना चाहता था। पिछली रात के वाकयात पर शहर में जबरदस्त सनसनी फैल गई थी। तसादुम इतनी रात गए हुआ था कि सुबह के अखबारात में उसके बारे में एक सतर भी शामिल न हो सकी थी, लेकिन 11 बजे से पहले चिंगारती सुर्खियों वाले 3 अखबारी जमीमों ने शहर में एक सिरे से दूसरे सिरे तक खौफ व हिरास फैला दिया था। जीवा हाउस में होने वाली खौफनाक आतिशदगी के पस मंजर में खंडरात में होने वाला बदतरीन तसादुम शायद शहर में रूनमा होने वाले जराइम में एक नया मोड़ साबित हुआ था। पुलिस ने जाए वारदात से 7 लाशें बरामद की थी, जिनमें से 6 चंदगन्नों के फायर से चलनी पाई गई थी। 7वीं लाश खंडरात के एक अंदरूनी हिस्से से मिली थी। मरने वाला स्याह निकाब पहने हुए था और उसे दिल पर पिस्तौल से गोली मारकर हलाक किया गया था। पुलिस के महकमे ने अपने एहलकारों की गफलत पर पर्दा डालने की कोशिश की थी, लेकिन अखबारी नुमाइंदों ने खोज निकाल ही लिया था कि जीवा हाउस के खंडरात पर मामूर दोनों सिपाही तसादुम से पहले ही शराब के नशे में धुत होकर अपनी सुध बुध से महरूम हो चुके थे। तसादुम के बाद आने वाली पुलिस पार्टी ने उन दोनों को स्ट्रेचरों पर अस्पताल मुंतकिल किया था। शहरी हलकों के लिए हैरतनाक बात यह थी कि उस खंडरात में किसी खौफनाक जंगी महाज का समा पैदा करने वाले हरीफों ने फरार होते हुए वहां एक भी जख्मी नहीं छोड़ा था जो इस वकूए पर रोशनी डाल सकता। उस बारे में खासी मुज़हक़ा खेज हाशिया आराइयां भी की गई थी। एक मुंतिक ये इजाद की गई थी कि अगर वो 2 मुखालिफ ग्रोहों का तसादुम था तो शहर के किसी भी इलाके में हो सकता था। जीवा हाउस के खंडरात में महाज आराई से जाहिर होता था कि वहां कोई खजाना या बहुत ही अहम चीज पोशीदा थी जिसे दोनों हरीफ अपने अपने तौर पर तलाश कर रहे थे, और वकूए वाली शब इत्तेफाक से दोनों ही वहां यकजा हो गए थे और टकराव की भारी जानी कीमत अदा करके नाकाम फरार हो गए थे। बज़ाहिर उस दलील में खासा वजन था और पुलिस की एक तफ्तीशी जमात के अराकीन उन खंडरात के चप्पे चप्पे पर बहुत एहतियात से काम कर रहे थे। एटू की लाश ने मामले को ड्रामाई रंग दे दिया था और क्यास किया जा रहा था कि वो एक गिरोह का सरगना था और कामयाबी के करीब था कि उसे मार दिया गया। उस एतबार से वो सोख्ता हाल अहमियत इख्तियार कर गया था। जहां उस नकाबपोश की लाश पाई गई थी, ख्याल किया जा रहा था कि खंडरात में जो कुछ था उसी हाल में था। मरने वालों में से एटू की शनाख्त नहीं हो सकी थी। 2 शहर के बदनाम गुंडे थे जिनके बारे में बावर किया जाता था कि वो उजरती कातिल है और माकूल मुआवजे पर इंसानी लहू की होली खेलने के माहिर हैं। वो दोनों मजमूई तौर पर कत्ल के 13 मुकदमों में माखूज थे, जिनमें से 11 में वो अदम सबूत की बिना पर बरी हो चुके थे। दोनों के खिलाफ एक एक मुकदमा मुकामी अदालतों में ज़ेर समाअत था। अखबारी तबसरों के मुताबिक जो कातिल उम्र भर दुनियावी कानून की आंखों में धूल झोंकते रहे थे, आखिरकार मकाफात अमल से न बच सके। बाकी 4 शहर के मारूफ मंशियात फरोश थे, जिनमें मोती दादा का नाम सर फहरिस्त था। उन चारों के बारे में एक मुश्तरका नुक्ता यह था कि मंशियात फरोशी में मुलव्वस होने के बावजूद पुलिस के रिकॉर्ड पर उनमें से किसी का नाम नहीं था। उसी बिना पर उन्हें शातिर और चालाक करार दिया गया था, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि अपने नामों को रिकॉर्ड से दूर रखने के लिए वो खतीर रकूम से अदा करते थे। मेरा अंदाजा था कि उस इज्तिमा में कम अज कम 15 शुरका जरूर मौजूद रहे होंगे। उस एतबार से 7 का मार लिया जाना बड़ी कामयाबी के मुताबिक था। मुझे खुशी इस बात की थी कि मरने वालों में मोती दादा का नाम भी शामिल था, जिसने यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हामिद को अपने गैर मुरईश कंजे में पूरी तरह जकड़ा हुआ था और वो अपनी आर्जी माली जरूरियात पूरी करने के बाद भी हेरोइन फरोशी जारी रखने पर मजबूर था। हामिद ने मेरे लिए इस बार नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया था। अगर वो मुझे जीवा हाउस के खंडरात में होने वाले इज्तिमा की इतला न फराहम करता तो मेरे लिए पिछली रात अहम तरीन कार्रवाई करना नामुमकिन होती। शुगर क्वीन उस इज्तिमा में एटू को ठिकाने लगाकर अपनी मर्जी के किसी आदमी को सरबराह मुकर्रर करती और मेरे फरिश्तों को भी तंजीम में रुलमा होने वाली तब्दीलियों का इल्म न हो पाता। इज्तिमा के बाद शायद एटू की लाश ठिकाने लगा दी जाती और मैं एटू की तलाश में सरगर्दा किसी भी मरहले पर नए सरबराह के हवारियों के चुंगल में आ जाता। दर हकीकत उस रात होने वाली बड़ी कार्रवाई का पसे पर्दा हीरो हामिद ही था और वो इस इनाम का मुस्तहिक था कि उसे हीरोइन बेचने के नापसंदीदा काम से छुटकारा दिला दिया जाए। रहे उसके मुस्तकिल गाहक
तो वो अपने साथियों को अखबारी इतलात की रोशनी में अपनी मजबूरी समझा सकता था। मुझे मोती दादा का नाम मकतूलीन की फहरिस्त में देखकर शायद पहली बार किसी के मरने पर खुशी हुई थी, और वो इबरतनाक मौत एक मंशियात फरोश की मौत थी। एक प्याली चाय पर हम जरूरत से ज्यादा वक्त गुजार चुके हैं। सुल्तान शाह की सरगोशियाना आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैंने हाथों में थामा वो अखबार एक तरफ डाल दिया और उसे घूरते हुए बोला, ये 5 न सही तो कम अज कम 4 स्टार होटल जरूर है, और यहाँ एक प्याली चाय के कम अज कम इतने पैसे वसूल कर लिए जाते हैं कि हम सारा दिन भी बैठ सकते हैं। फिर चाय पर एक्साइज ड्यूटी भी अदा करना पड़ती है। गनीमत है कि वक्त गुजारी पर कोई महसूल आयद नहीं है। सुल्तान शाह की उकताहट किसी हद तक बजा थी, क्योंकि चंद घंटों की नींद के बाद मैं बेदार हुआ तो पहली खुशखबरी ये सुनने में आई कि शहर में पार्क की हुई कर्नल की कार का पुलिस ने सुराग लगा लिया था, और 500 रुपए पर सौदा होने के बाद थाने ही से कार फिलवोर कर्नल के हवाले कर दी गई थी, और वो रिश्वत देकर तवील अदालती बखेड़ियों से बचाने पर बेहद मसरूफ था। वो खुशी सुनने के बाद मेरे पास मसरूफ रहने के लिए कुछ भी न रहा था। घर फूंक दिया गया था, फैक्ट्री जला दी गई थी, एटू मर चुका था, वेरालाइड लापता थी, जहांगीर सलमा समेत अपने घर लौट चुका था, और कर्नल की कार मिल जाने के बाद थाने वालों के साथ किसी किस्म की मशक़ सुखन जारी रखने का इम्कान नहीं रहा था। लिहाजा काफी गौर खोज के बाद मैं उस नतीजे पर पहुंचा कि वेरालाइड गैर मुइना मुद्दत तक शहर में मुकीम न रह सकेगी, और वो चाहेगी कि शहर छोड़ने से पहले मेरे मसले का भी कोई हल निकाल ले। उसने मुझे अल्बर्ट की क़यामगाह पर कैद करना चाहा, लेकिन मैं वहां से निकल भागा था। उसे कुछ इल्म नहीं था कि मैं शहर में कहाँ मुकीम था, लिहाजा कभी इम्कान इस बात का था कि उसके आदमी शहर में मेरी तलाश में भटके फिर रहे होंगे। उसे दूसरा राउंड करने के लिए बेहतरीन सूरत यही थी कि मैं अपना वक्त घर पर महदूद रहने के बजाय शहर के बारोनक मकामात पर गुजारता और वीरा के आदमियों से टकराव के लिए तैयार रहता। उस हिकमत अमली के तहत दोपहर के खाने के बाद मैं सुल्तान शाह को साथ लेकर घर से निकल पड़ा था, और आवारागर्दी के तीसरे वक्फे में तीसरी बार उस तीसरे होटल में बैठा हुआ था। मेरे प्रोग्राम से वाकिफ होती सुल्तान शाह ने वेरालाइड तक रसाई का एक सहल जरिया तजवीज़ किया था। उसकी राय थी कि मुझे अपना वक्त बर्बाद करने के बजाय बराह रास्त अल्बर्ट की क़यामगाह पर दस्तक देना चाहिए। वो बड़ी खुशी के साथ मुझे पकड़वा कर शुगर क्वीन के हजूर पेश कर देगा, लेकिन मेरे लिए वो तरीकाकार अपने हाथ पैर कटवा लेने के मुतरादिफ होता। अल्बर्ट या उसके किसी आदमी से सामना होने के बाद मेरे लिए कुछ करना नामुमकिन हो जाता, जबकि बाहर वीरा के किसी आदमी से सामना होने के बाद मैं अंदाजे कायम करके कोई महफूज हिकमत अमली मुरतब कर सकता था। और इस नुक्ता नज़र से सुल्तान शाह ने भी इत्तेफाक कर लिया था। आजकल अखबारों में इस एक्साइज ड्यूटी का बड़ा चर्चा है। सुल्तान शाह कह रहा था, होटलों के मालिक बिला वजह शोर मचाते रहते, इस दर्जे के होटलों में आने वालों को तो एहसास भी ना होता होगा कि वो किस मद में कितना अदा कर रहे हैं। शायद शोर मचाने वाले सफ़ेद पोश होटल हैं। मैंने हंसते हुए कहा, जिनका कोई स्टार नहीं लेकिन ड्यूटी नाफिज है। एक होटल पर जब भी एक्साइज इंस्पेक्टर जाता है, सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद 8-10 बटेर मुसल्लम पार्सल करवा कर ले जाता है। कराची आने से पहले मैंने भी बड़ी कोशिश की थी कि आबकारी में सिपाही ही भर्ती हो जाऊं, वारे के न्यारे हो जाते, लेकिन सिफारिश तलाश न कर सका। जो हमारी सिफारिश करने वाले हैं वो आजकल खुद इताब में है। उसने हैरत भरे लहजे में कहा, अब कारी सुबाई महकमा बरखुदार। मैंने उसकी तुसी की। होटल वालों पर सेंट्रल एक्साइज के शाहों की मार पड़ रही है, जो पेशा वराना तौर पर हर एक को चोर गर्दानते हैं। बातों के दौरान ही मैं अखबार भी देख रहा था। 7वें सफ़े पर एक छोटी सी खबर थी। कल शाहदादपुर में रेलवे स्टेशन पर मेल ट्रेन की एक बोगी से एक ऐसा बेनामो निशान संदूक उतारा गया है जिसका कोई दावेदार न मिल सका। संदूक रेलवे मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सरबमोहर करके पुलिस के हवाले कर दिया गया है। यकीनन यही वो खबर है। मैं मुसलमाना लहजे में बोला, अब समझ में आया कि कल उस कोड वर्ड से क्या मुराद थी। हर्ज ना हो तो मेरी मालूमात में भी इजाफा करते चलो। इस संदूक में हीरोइन की बरामदगी खेप आती है। एक बार मेरा भी उससे वास्ता पड़ा था। खतरनाक बात यह है कि राजदारी की वजह से उन लोगों की फहरिस्त भी माल के साथ ही मुहैया की जाती है जिन्हें वो संदूक ले जाना होता है। इन्हीं कागजात में मंजिल मकसूद की निशानदेही और ड्राइवर को भी कोड दिया जाता है। यह बहुत ही गैर महफूज और अहमकाना तरीकाकार है। उसने मुंह बनाकर कहा, पहले माल मकामी तौर पर फराहम किया जाता था, लेकिन शिकायतें मिलने लगी कि इसमें मिलावट होती है। अब खरीदार थैलियों पर लिबार्टी की तस्दीक शुका मोहर के साथ माल लेते हैं, जिस पर खासा प्रीमियम मिलता है। यह माल बराह रास्त आता है, मैंने वजाहत करते हुए कहा। दूसरी मालूमात एक तयशुदा अंदाज में इस कदर बेरब्त और अजीब होती है कि एक अजनबी सर खपाता रहे लेकिन कुछ न समझ सकेगा। फिर इस कदर खौफ हिरास मुज़क्का खेज नजर आता है। ये लोग हर मरहले पर पैसा पानी की तरह बहाते हैं। उसके बावजूद कभी कभार माल पकड़ा जाए तो पहला शुबा यही होता है कि किसी ने मुखबरी ना की हो, और जो मुखबरी कर सकता है वो तरीकाकार भी समझा सकता है। चंद मिनट बाद हम दोनों बिल अदा करके वहां से उठ गए। कराची अफसानों का एक समंदर है।
बाहर आकर सुल्तान शाह ने कहा, या किसी को नामो निशान के बगैर बाजारों में ढूंढ निकालना नामुमकिनात में से है। हो सकता है कि तुम्हारा मफरूजा सिरे से ही गलत हो और हम बिला वजह अपना वक्त और पैसा बर्बाद करते फिर रहे हो। उसकी जुबान से पैसे का जिक्र सुनकर मेरे दिल में एक डंक सा उतर गया। पैसे का ख्याल क्यों आ गया तुम्हें? ओहो, बस ऐसे ही। उसने बेढंगेपन से हंसते हुए बात टालना चाहिए। जवाब दो, वरना हमारे रास्ते जुदा हो सकते हैं सुल्तान शाह। मैं यकबयक जज्बाती हो गया। उसने मेरे साथ चलते हुए हैरत से मेरी आंखों में देखा, फिर नदामत हमें लहजे में कहने लगा, मुझे नहीं तो फिर किसे ख्याल आएगा इन बातों का? ये सारी जंग तुम अपने वसाइल से लड़ रहे हो। घर चल गया, फैक्ट्री भी तबाह होगी। आमदन के बगैर अगर अखराजात होते रहे तो एक दिन कानून का खजाना भी खाली हो जाएगा। उसके जवाब से मेरे दिल पर से एक बोझ हट गया। मेरे और मेरे वसाइल के बारे में उसकी सोच हमदर्दाना थी, जिसमें तंज या तजहीक का शायबा तक नहीं था। अभी इतनी मुफलिसी नहीं आई। मैंने उसके शाने पर हाथ रखते हुए कहा, बहुत कुछ जल गया, लेकिन फिर भी मेरा बैंक बैलेंस है। मकान के इंश्योरेंस के पैसे मिलने वाले हैं। फिर मेरे पास था ही क्या? मैंने सब कुछ इसी खेल में कमाया और बनाया है। अगर इस लड़ाई में मेरा सब कुछ भी खर्च हो जाए तो जरा भी कलक ना होगा। वो कुछ न बोला, अलबत्ता अपना सर झुकाए वो नादिम सा नजर आ रहा था। अभी हम पार्किंग लॉट में अपनी कार से जरा ही दूर थे कि अचानक पीछे दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनकर मैं चौंक पड़ा। सर घुमा कर देखा तो होटल का एक बवर्दी सर्विस बॉय हमारी तरफ लपका चला आ रहा था। मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर उसने हाथ से इशारा किया और मैं वहीं थम गया। ये लिफाफा। करीब आकर उसने हाँफते हुए अपने हाथ में थामा हुआ एक सफेद लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा दिया। आपके लिए है। किसने दिया है? मैंने लिफाफा लेते हुए उसे घूर कर पूछा। वो। उसने पलटकर किसी की निशानदेही करना चाहिए, फिर मैदान साफ पाकर सिरपटा गया। बदामी रंग की दाढ़ी वाले एक साहब ने बरामदे की नुक्कड़ पर मुझे दिया था। वो बुखलाए हुए लहजे में बोला और आपकी तरफ इशारा करते हुए कहा था कि ये लिफाफा आपको दे दूं। अब अगर इसमें से कोई खतरनाक चीज बरामद हो तो? मैंने खुश्क लहजे में सवाल किया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो कपकपाती हुई आवाज में बोला, ये मुझे वापस कर दे, मैं इसे तलब कर दूंगा। 10 रुपए की टिप ने मुझे कुछ सोचने समझने का मौका ही न दिया। कुछ हो गया तो मुझे गरीब की नौकरी चाहती रहेगी। भाग जाओ, मैं लिफाफा टटोलते हुए गुर्रा कर कहा और कार की तरफ बढ़ गया। लिफाफा भेजने वाला कौन हो सकता है? सुल्तान शाह तशवीश से लहजे में बुड़बड़ाया। शायद हमारी भाग दौड़ रायका नहीं गई है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यकीनन उन्हीं में से कोई रहा होगा। तुमने देख लिया कि ये बिखरी हुई और पुरहजूम नजर आने वाली जिंदगी कितनी महदूद है। इसका मतलब है कि हमारी निगरानी होती रही है और हमें शुबह तक न हो सका। उसके लहजे में तशवीश के साहे गहरे हो गए। मैंने ड्राइविंग सीट पर बैठकर लिफाफा फाड़ दिया। बाहर पैगाम न पढ़ने का मकसद सिर्फ इतना था कि अगर लिफाफा भेजने वाला कहीं आड़ में छुप कर जायजा ले रहा हो तो यही समझे कि मैंने उस हरकत को कोई अहमियत नहीं दी थी। होटल ही के पैड पर लिखा हुआ एक मुख्तसर सा पैगाम लिफाफे से बरामद हुआ था। तुम्हारी निगरानी हो रही है। मुझसे 10 मिनट के अंदर अंदर फोन नंबर पर राब्ता करो। VL कमरा नंबर 122। मैंने गहरा सांस लेकर वो रुक्का सुल्तान शाह की तरफ बढ़ा दिया जो कलम से उजलत में अंग्रेजी में लिखा गया था। शायद बादामी दाढ़ी वाले ने हमें देखते ही विरलाइट को मुतल्ला किया था और फिर उसी की हदायत के मुताबिक वो पैगाम मुझ तक पहुंचा दिया था। क्या लिखा है? सुल्तान शाह के सवाल ने मुझे याद दिलाया कि वो अंग्रेजी तकरीबन नाबलद ही है। 10 मिनट में वीरा को फोन करना है, मैंने कहा। वो इस वक्त शायद किसी होटल में ठहरी हुई है, तो चलो यहीं से किए लेते हैं। मैं दाढ़ी वाले को भी देखना चाहता हूँ। अंदर लौटे तो उसे छुपने का मौका मिल जाएगा। इस वक्त वो कहीं आस पास ही मंडला रहा होगा। मैंने इंजन स्टार्ट करते हुए कहा और कार पार्किंग लॉट से बाहर निकाली। नंबर इसी इलाके का है। क्यों ना एक्सचेंज से पता मालूम करके वीरा के कमरे पर थावा बोली थे। उसने तजवीज़ पेश की। उस पर हाथ डालना इस कदर आसान होता तो वो यूं एतमाद के साथ अपना फ़ोन नंबर न देती। उसके गिर्द खासा मजबूत हिफाजती हिसार होगा और मुझे भी यकीन है कि मुझसे बात होते ही वो अपना ठिकाना तब्दील कर लेगी। सड़क पर निकलते ही मुझे अकब नुमा आईने में फुटपाथ के किनारे खड़ी हुई गाड़ियों की ओर से एक मोटरसाइकिल निकलती हुई नजर आई, जिस पर बादामी रंग की फ्रेंच कट दाढ़ी वाला एक तनुमंद शख्स धूप का चश्मा लगाए सवार था। वो शाह मोटरसाइकिल पर पीछे आ रहा है। मैंने गाड़ी एक मखसूस रास्ते पर डालते हुए कहा, मैं कोशिश करूंगा कि किसी सिग्नल पर सुर्ख बत्ती का सामना हो जाए। तुम्हें फुर्ती से उतर कर नहायत बेरहमी के साथ उसकी ठुकाई करना है, लेकिन भीड़ लगने से पहले ही वहां से खिसक लेना है। सिग्नल सब्ज हो भी गया तो मैं चुराहा अबूर करके तुम्हारा इंतजार करूंगा। सुल्तान शाह का चेहरा खिल उठा जैसे उसे किसी मनपसंद खेल की इजाजत मिल गई हो। पहला सिग्नल सब्ज मिला, दूसरा भी दूर ही से सब्ज नजर आ रहा था। मैंने कार कतरे बाएं तरफ लेकर रफ्तार सुस्त कर दी ताकि पिछली गाड़ियां आगे निकल सके, और जब मैं दूसरे सिग्नल के करीब पहुंचा तो सब्ज बत्ती बुझ चुकी थी। अकबनुमा आईने में दाढ़ी वाला 3 गाड़ियों के बाद नजर आ रहा था। सुल्तान शाह किसी चीते किसी फुर्ती के साथ नीचे उतर गया। दरमियान में कई गाड़ियां हायल होने की वजह से ताकुब करने वाले को उस खतरनाक कार्रवाई का एहसास तक न हो सका। मैं दिलचस्पी के साथ अकबनुमा आईने में देखता रहा। सुल्तान शाह अचानक ही आईने पर नमूदार हुआ, फिर उसका भरपूर घोंसा दाढ़ी वाले के जबड़े पर पड़ा था और वो उछलकर मोटरसाइकिल से गिरता नजर आया। उसके बाद मेरा महबूब मंजर आईने से गायब हो गया।
लेकिन सुल्तान शाह के पहले घोंसे में पनाह वहशियाना कुव्वत के असरात देकर मुझे पूरा यकीन था कि सुल्तान शाह अपने तनो-मन हरीफ को हवास यकजा करने का मौका दिए बगैर बासानी उसका चेहरा लहू लुहान कर देगा।